ठीक है, तो हमें करना है चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 6, सॉरी चैप्टर 5 यूक्लिड है, वो आराम से बाद में करेंगे। यूक्लिड इज समथिंग व्हिच यू यूज इन योर डेली लाइफ। कुछ चीजें हम प्रूव करते हैं यूजिंग यूक्लिड। तो यूक्लिड ने किया क्या था, जो चीजें बिखरी हुई थी ना मैथ्स में, सभी टॉपिक्स, सभी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट, बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट, जनरल लाइफ के, या फिर कुछ स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट, उसने वो सब इकट्ठे करके अपने एक बुक बना ली थी, बुकलेट, पिछले आगे जो भी उसने पिछले प्रीवियस स्टडी किए थे उन सबको इकट्ठा किया। ठीक है, जैसे कि बेसिक सी चीज है कि अगर मैं कहती हूँ यू से दैट इफ, आपने ये रूल पढ़ा होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, है ना। और या फिर हम कहते हैं कि अगर ए और बी आपस में इक्वल है, बी और सी आपस में इक्वल है, तो लॉजिक क्या कहता है, ए इज इक्वल टू सी। तो यूक्लिड ने इन सब रूल्स को इकट्ठा किया था। 2 नंबर का चैप्टर आता है, इंटरेस्टिंग है, इजी है, वही सेम पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो वो बाद में करेंगे। अब आते हैं लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 6। बेसिक इसका जो टर्मिनोलॉजी है, ज्योमेट्री स्टार्ट होती है एक पॉइंट से। ठीक है, डॉट लगा, उस पॉइंट को हमने नेम दे दिया एबीसी, यूजुअली कैपिटल लेटर से हम लोग शो करते हैं। फिर अगर मैंने 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये बन जाती है लाइन सेगमेंट। ठीक है, और एक होता है एक्सटेंड्स इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड्स, तो उसको हमने क्या बोल दिया, लाइन। ठीक है, तो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है, वो रे होती है, उसको अलग नाम देते हैं। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है, लाइन इंडेफिनेटली खींचते रहो जितना मर्जी, ठीक है, लेकिन लाइन सेगमेंट डेफिनेट पोर्शन, जैसे रिबन है, सुबह सुबह हम लोग रिबन का रोल लेके उसको मैं एज अ लाइन प्रोजेक्ट कर दूंगी, उसमें से मैंने अपना रिबन बांधने के लिए डेफिनेट लेंथ को कट किया, है ना। आप मार्केट में जाते हो, आपके पास लेस चाहिए होती है या कोई भी डेकोरेशन के लिए चाहिए होता है, वो अपना पूरा रोल निकालता है, आप कहते हो नहीं 1 मीटर चाहिए, तो 1 मीटर वो आपकी हो गई लाइन सेगमेंट, और पूरा रोल हो गया लाइन, इंडेफिनेटली वो बढ़ता जाएगा। हेलो, तो अब लाइन होती है, दोनों में फर्क इतना ही है। ठीक है, लाइन इंडेफिनेटली एक्सटेंड करेगी, वो सब चीजें बस समझने की है। आपको जब 6th में सिखाया गया था कि लाइन सेगमेंट को ऐसे लिखते हो, लाइन को ऐसे लिखते हो, वो अब नहीं लिखना होता। ठीक है, लाइन लाइन सेगमेंट में फर्क इतना है कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स नहीं, लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं है, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स है। अब एक चीज होती है, एक एंड पॉइंट है, जैसे हमने अब रिबन रोल की बात की, तो एक पॉइंट पे फिक्स है, दूसरे पे आप उसको एक्सटेंड करते जा रहे हो, डोर होती है ना, काइट की डोर होती है, वो एक जगह से बंधी हुई है, एक जगह से आप खींच रहे हो, लाइन को आपने दोनों तरफ से खींचा, समझ में आ गया। जैसे कि एक रस्सी लगानी है, एक इधर से भाग रहा है, एक इधर से भाग रहा है, दोनों तरफ आपस में आप भाग रहे हो, दैट इज लाइन। ठीक है, फिक्स लेंथ मैंने यहाँ पर इतना सा स्केल रख दिया, दैट इज लाइन सेगमेंट। और रे क्या हुई, जो रिबन रोल की मैं बात कर रही हूँ, एक पॉइंट पे फिक्स है, एक से खींच रहे हो, दैट इज रे। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका होता है सन रेज, सन से फिक्स रेज आ रहे हैं। ठीक है, तो रे एज वन एंड पॉइंट extends indefinitely on the other side. Line segment has 2 endpoints. Line has no endpoint, no definite length. लाइन से ही लाइन सेगमेंट कट हुई, लाइन से ही लाइन सेगमेंट कट हुई है। ये बेसिक चीजें हैं हमारी ज्योमेट्री की, जिससे हम ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। देन अगर हम 2 रेस को उनके एंड पॉइंट्स पर ज्वाइन कर दें तो क्या बनता है, एंगल। ठीक है, और ये तो मुझे पता है ना, एंगल को हम नेम कैसे करते हैं, वर्टेक्स होता है एंगल का, वो सेंटर में आता है, वी कैन राइट एंगल बी ए सी, एंगल सी ए बी, या फिर जस्ट एंगल ए, है ना। ये सब हमने चीजें सीखी हुई है। दिस इज एंगल, ये जो ए बी है और ए सी है, इसे हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ एंगल। ए को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, है ना। अच्छा, चला सुना, क्लास बिल्कुल टाइम पर शुरू होगी, मैं भी लेट नहीं आया करूंगी। हो सकता है आपकी मॉर्निंग क्लास कर दूं 11 to 12, है ना, सुबह सुबह क्लास करके पूरा दिन फ्री हो जाओ, मर्जी घूमो, होमवर्क भी आराम से मिल जाएगा, जो थोड़ा बहुत मैं दूंगी। हाँ, और आप क्लास 9th में आ गए हो, थोड़ा सा घर पे पढ़ना है, मैं बहुत पढ़ने को नहीं कहती हूँ, पर मेरे साथ अगर आपने काम करना है ना, तो होमवर्क क्या होगा, 2 या 3 क्वेश्चन या जो क्लास में किया वही घर जाके रिवाइज करो, दैट इज मोर देन इनफ। इतना मैथ्स करते हो ना, बाकी मैथ्स मेरे जिम्मे है, जितना मैथ्स मैं करवा रही हूँ उतना कर लो, बाकी एक्स्ट्रा वगैरह जो अपनी तरफ से आपको लगता है कोई बुक करनी है, तो वो अपनी पर्सनल चॉइस होती है। एनसीईआरटी से आगे नहीं बढ़ना आप लोगों ने, बाकी सारे क्वेश्चन मैं करवाती हूँ। आपके पास सिर्फ 2 बुक्स हैं जो आपने चाटनी है, बिल्कुल रखनी है, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, ये 2 कर लो,
राइट। आई वाज इन कॉलेज, आई रिमेम्बर हम लोग ना एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, हम लोग कहते थे मैम इतनी बुक काफी है, मैम ये बुक कर ले काफी है, मैम कहते कर ली। हमने कहा नहीं, कहते पहले करो तो सही, फिर पता लगेगा वो काफी है कि नहीं है। राइट। तो दैट इज द ओनली प्रिंसिपल, आई लाइक दैट वर्ड सो मच। उनकी कहते हैं आप कहते हो 10 बुक्स हमारे पास इकट्ठी हो, पढ़े हम एक बिना। राइट। कहती है अपनी मेंटालिटी खत्म करो, एक बुक लो, उसे पूरा पढ़ लो, एंड देन यू थिंक वो काफी है कि नहीं है। ठीक है। तो आपके लिए अभी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर काफी है। एनसीईआरटी आपको लगता है अच्छे से कर ली, एग्जाम्पलर उठा लो, उसको करना शुरू कर दो। राइट। और इससे बाहर पेपर नहीं आता है। फाइनल्स ले लो, चाहे आप अपने नाइन्थ के भी ले लो, यहीं से आएंगे। तो ये वर्टेक्स होगी, आर्म्स होगी। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है। सबसे पहले तो हम आज यही सीखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स आर देयर, सो बेस्ड ऑन देयर मेजरमेंट्स। क्या होता है सबसे पहले, बेस्ड ऑन मेजरमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखो ये एंगल लिया, एक रे, और दूसरी रे उसके ऊपर ही है, इसको हम बोलेंगे जीरो एंगल। ठीक है। घड़ी की जो सुइयां होती है इकट्ठी होती है, राइट, दिस इज जीरो एंगल। फिर उसके बाद ये रे ऐसे है, यहां से ऐसे स्टार्ट किया, ये पॉइंट, इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। छोटा सा एंगल है, अक्यूट एंगल, राइट, लेस देन 90, मोर देन जीरो। जीरो से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। थर्ड है, अगर एग्जैक्ट 90 हो जाए तो बना लो, साथ 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 बना सकते हो। इफ यू वांट मी टू स्टॉप तब भी हो सकता है, जैसे यू फील कंफर्टेबल। ठीक है। जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से होगा। इफ यू वांट कि मैं करवाने के बाद टाइम दूं आपको, वो भी चलेगा कि मैम 2 मिनट लिखना है अभी देखना है। या इफ यू वांट, जैसे मुझे आदत थी, मैम बोल रही है आई टू राइट साइड बाय साइड, तो मैं एक्सपेक्ट भी वही करती हूँ कि साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा लिखते रहो। इन केस यू हैव नहीं हैबिट है तो कोई बात। ठीक है। एग्जैक्टली 90 डिग्री उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। और उसके बाद मोर देन 90 बट लेस देन 180। 180 से छोटा हो, 90 से बड़ा हो, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये तो एंगल्स हमें याद है ना सारे। तुमने अच्छे से वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अब सीखने हैं, ज्योमेट्री में बिल्कुल भी गलती नहीं चाहिए। ठीक है। अब तुम्हें मुझे करना क्या है, तुम्हें पूरा पेपर ना छुट्टियों में एक काम लगा ले, पूरा पेपर ए टू जेड सॉल्व करके शीट्स लेना, मुझे सबमिट करके देना, चाहे 2 दिन 3 दिन ले लो। ठीक है। आप भी, आपने भी पूरा पेपर मुझे सॉल्व करके देना। एग्जैक्टली चाहे 2 दिन लो चाहे 3 दिन लो, बट आई वांट एग्जैक्ट पेपर इन माय हैंड, जिससे मैं चेक करूँ। आर्यन आप भी यही करोगे, पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करके भेजोगे। ठीक है। उसके बाद अगर एग्जैक्ट 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे तुमने कहा था कल ये सेमी सर्कल बन गया, तो सेमी सर्कल को हम बोल देते हैं स्ट्रेट एंगल। क्लियर। और उसके बाद एंगल इज, मान लो इस तरह से है ये, विच इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये आपसे पूछा जाता है रिफ्लेक्स एंगल के बारे में, फाइंड द रिफ्लेक्स। तो कुछ नहीं करना, जो एंगल है उसको 360 से माइनस करना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। अगर ये आपको थीटा दिया है, इसका रिफ्लेक्स इज 360 माइनस थीटा। रिफ्लेक्स ऑफ एनी एंगल, थीटा नहीं लिखती क्योंकि ये वर्ड नया है हमारे लिए, एक्स लिख दिया, समझ में आ जाएगा ना। तो इट इज 360 माइनस। होता क्या था, हमारे पास वेरिएबल्स अल्फाबेट एक्स वाई जेड जो होते हैं ना, ए से लेकर एक्स वाई जेड तक 26 लेटर्स हुई हैं जो हम वेरिएबल्स में यूज करते हैं। अब उनको वेरिएबल्स में यूज करें अलजेब्रा में, तो कुछ हमें और रीइंफोर्समेंट पड़ी कि हम कुछ और लेटर्स लेकर आए। तो ग्रीक लेटर्स लेकर आए थे, अल्फा बीटा गामा, टू शो अदर नंबर्स। जैसे एंगल्स को शो करना हो किसी चीज के, जैसे एक्स स्क्वायर जिसमें यूज हो रहा है, एक्स यूज हो रहा है, उसमें मुझे और वेरिएबल्स चाहिए बट आई डोंट वांट एबीसी, तो वहां पर अल्फा बीटा गामा थीटा ओमेगा, ये सब वर्ड्स, ये कुछ नहीं है, ग्रीक लेटर्स है, जैसे हिंदी के जो यूज करते हैं वैसे ही। तो ग्रीक लेटर्स में रीइंफोर्समेंट करके हमने वो सब चीजों को भी रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, तो वो सब चीजें ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आ जाती है हमारे पास। रिफ्लेक्स पता लग गया। और फिर अगर हम पूरा चक्कर खाकर घूम गए तो इसको हम क्या बोलते हैं,
कंप्लीट एंगल, जिसे हम बोलेंगे इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये 7 तरह के एंगल हैं अपने पास, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, ये 3 हम पढ़ते थे। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल एंड पॉइंट्स पे 0 एंगल हो गया। देन यू हैव एग्जैक्टली 90 डिग्री वाला, एग्जैक्टली 180, फिर रिफ्लेक्स हो गया, और कंप्लीट एंगल जिसे हम बोलते हैं इक्वल टू 0 में एक रे उसके ऊपर है। कंप्लीट में क्या होगा, आपको पूरा सर्कल घुमा कर दिया होगा ऐसे। ठीक है, मतलब आपको दिया जाएगा कि पूरा एक सर्कल, मतलब एक सेंटर पॉइंट दे दिया, और उस पे आप कह रहे हो कि एंगल कितना बना। ठीक है ना, उसे कंप्लीट एंगल बोल देते हैं, 360 एंगल अराउंड द सर्कल। क्लियर हो गया? इतना लिख लिया हमने ये। चलो, ये हमारे पास आ गया। अब इसके अलावा ना एंगल्स में कुछ और टर्मिनोलॉजी आती है अपने पास। सबसे पहले है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन पेपर में एक तो आता ही आता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं दो एंगल्स जिनका सम कितना होगा, whose sum is 180 डिग्री। ठीक है, दो एंगल्स लेने हैं, कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 180 है, उनको हमने बोल दिया सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल के ना साथ में अब ये लिख लो, बहुत जरूरी है। इसके क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या लोगे, एक तो एंगल हमेशा दिया जाएगा, लेट द एंगल बी x डिग्रीज, देयरफॉर सप्लीमेंट, उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा। इनके साथ ना फिर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी, इक्वेशन बनानी बड़ी आसान होगी। आपको जो भी लाइन दी जाएगी ना सप्लीमेंट्री के, मैं क्वेश्चन करवाऊंगी उसके भी, तो आपको कहा जाएगा एंगल एंड सप्लीमेंट एड अप टू दिस, एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने लिखा एंगल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यही लिखा, लिखो इस चीज को, एंड एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द एंगल। है ना। अब इस क्वेश्चन में ना सबसे मुश्किल चीज पता क्या होती है मैथ्स में, इंग्लिश लैंग्वेज को, स्टेटमेंट को, एक स्टेटमेंट को नंबर्स में कन्वर्ट करना, उसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना। एंटायर मैथ्स इज इक्वेशंस। ठीक है, एन एंगल, उसको मैंने ना इस एक्स से रिप्लेस कर लिया कि ये जो एंगल है ना, इक्वेशन अब बनती कैसे है, इस एंगल को ना हम एक वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, वो एक्स। जहां लिखा जाएगा सप्लीमेंट, वहां मैंने क्या लिखा, 180 माइनस एक्स। इसका मतलब मैथ्स में क्या होता है, इक्वल टू। सो एन एंगल इक्वल टू 1/3 ऑफ को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ इट्स सप्लीमेंट। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट इंग्लिश लैंग्वेज टू मैथ्स। आपको लिखा गया इंग्लिश में एंगल इज 1/3, और उसे मैंने मैथ्स में क्या लिखा, x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 180 माइनस एक्स। जितनी जल्दी ये ट्रांजिशन होती है ना, उतनी जल्दी मैथ्स अच्छी होती है, उसी बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छी होती है। अच्छी मैथ्स बुरी मैथ्स में ये है कि ट्रांजिशन में फर्क है। ठीक है, मैंने आपको स्टेटमेंट दी, फटाफट से इक्वेशन बन गई, मैथ्स अच्छी है। टाइम लगा मतलब प्रैक्टिस चाहिए। समझ में आ गया? तो एन एंगल की जगह लिखा एक्स, सप्लीमेंट में लिखा 180 माइनस एक्स। रूल है ये, हमेशा जब भी ये सप्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन क्लास 9 में सॉल्व करोगे, हमेशा एन एंगल उसको एक्स लिख दो, उसी स्टेटमेंट पर उसके सप्लीमेंट को 180 माइनस एक्स, एंड देन ट्राई टू सॉल्व उनकी आपस में रिलेशनशिप कैसी है। जिससे मैं कहती हूँ ऐसे हो गया, एक्स इज 1/3 ऑफ 180 माइनस एक्स। समझ में आया स्टेटमेंट क्या बन गई अब, एक्स इज 1/3 ऑफ 180 माइनस, राइट। मैंने एंगल को एक्स दे दिया, सप्लीमेंट को 180 माइनस एक्स, एक्स इज 1/3 ऑफ 180 माइनस। नाउ यू गेट द आंसर। चलो इसको सॉल्व तो करो, क्वेश्चन अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए कोई भी। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 3x हो गया।
ठीक है अश्विन? समझ में आ गया? एंगल निकालने को कहा है तो हमने कहा वो 45 डिग्री। अगर सप्लीमेंट भी निकालने को कहा जाए तो वो होगा 135। क्रॉस चेक भी कर सकते हो। वन थर्ड का 135 का वन थर्ड इज 45। ठीक है, एंगल इज वन थर्ड ऑफ इट सप्लीमेंट, तो अकॉर्डिंगली इट विल बी 135 एंड 40। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया ना ये? तो ये हमने नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स की है सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री के साथ ही ना एक और एंगल्स आते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री में सम कितना था? 180। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल्स जिनका सम हो जाता है 90 डिग्री। एंगल्स विच एड अप टू 90। ठीक है, और वही चीज है, एंगल को लेना है एक्स और उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस से। एंगल को लिया एक्स और उसका सप्लीमेंट क्या होता है? 180 माइनस एक्स। तो ये हमारा एक रूल बुक रहेगा, टेबल रहेगा, जिसके साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। अब एक तरह के एंगल्स और होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इतना लिख लिया सबने? ठीक है, अब ना ऐसा करना अपनी बुक में भी ना, जहाँ पे आप ये नोट्स हैं आपके, जो भी पेज है इस बुक में ना, जहां आपको जगह मिलती है हमेशा ना वहां पे नोट्स बना लिया करो जहां पर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेज 71 पे लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखो, टू एंगल्स whose sum is 90 आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहीं पे लिख लो, वन इज एक्स, 90 माइनस एक्स। समझ में आ जाएगा हम कैसे काम कर रहे हैं? पता क्यों कहती हूँ ये रजिस्टर एक बार आपका भर गया फिर हम नहीं खोलेंगे दोबारा से, लेकिन बुक हर बार खोलेगी। जब भी कोई काम करना होगा, बुक चाहे दूसरा चैप्टर ही पढ़ना होगा, हो सकता है स्क्रोलिंग करते हुए ये चैप्टर दिख जाए। तो वो चीज ना दिमाग में मेमोराइजिंग टेक्निक्स होती है, यहीं पे ना, यहीं पे इसके नीचे लिख लो, यहाँ पर जैसे कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है ना, उसको अंडरलाइन करके लिख लो एक्स 90 माइनस एक्स, कि मुझे इस तरह से लेना है हमेशा। एक्स 90 माइनस एक्स कॉमा 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स। और सप्लीमेंट्री जहां लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे? एक्स 180 माइनस। दिस इज वन वे टू रिमेम्बर। समझ में आ गया? बुक में नोट बनाओगे, बुक हमेशा खुलेगी, पूरा साल ये बुक चिपकी रहेगी हमारे साथ, रजिस्टर आते आते रहेगी। तो मेक श्योर जब भी आपको थोड़े बहुत फॉर्मूलाज कुछ एक्स्ट्रा मैं पढ़ाती हूँ, कुछ आपको समझ में आता है कि चीज अच्छी सिखाई है या अच्छी चीज है या कोई अच्छा रूल है जो मुझे याद रखना चाहिए, मेक अ नोट, एक पेपर पे लिखो, उसे स्टिक कर लो। यहाँ पे पोस्टिट्स आते हैं वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज स्टिक करके टेप के साथ यूज टू स्टिक ऑन। जैसे हम लोग ने ये पेज लिया, आई यूज्ड टू डू इट, मुझे भी किसी ने सिखाया ही था, ये किसी का देखकर ही किया था। अगर ये पेज मुझे दिखाए, आई राइट समथिंग और मैं उसे यहाँ पे ऐसे स्टिक कर दूंगी, सो दैट आई कैन एक्सेस नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, और ये टेक्निक काफी काम करता है क्योंकि बुक हमेशा खुलेगी। अब इसके बाद ना जो क्वेश्चन आता भी है, नेक्स्ट लिखो एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनकी एक आर्म, एंगल की दो आर्म्स होती है, ये एंगल बना हुआ है बड़ा अच्छा सा, एओबी। वर्टेक्स क्या है इसका? ओ। ठीक है, मैंने वर्टेक्स ओ से ना एक और रे ड्रॉ कर दी, लेट मी से ओसी। तो ये ना तीन एंगल्स बन गए, दो छोटे एक पूरा बड़ा। दो छोटे एंगल्स जो बने हैं ना, इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। दो छोटे जो साथ साथ एंगल्स बने हैं, दोज वी से आर एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स का सिर्फ एक ही काम है, उनको साथ रहना है, उनकी एक आर्म कॉमन होंगी। वो कैसे है कैसे नहीं है वो हमें नहीं पता, जैसे एक एंगल ये है, लाइक वाइज। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल,
आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल. इफ आई टेक दिस एज x, दिस एज y, x एंड y आर एडजेसेंट. तो किसी ने कहा मैंने एडजेसेंट यूज करते हुए कि इनका सम कुछ होना चाहिए तभी एडजेसेंट होंगे. कंफ्यूज मत होना. सप्लीमेंट्री अपनी जगह है, कॉम्प्लीमेंट्री अपनी जगह है, एडजेसेंट अपनी जगह. ठीक है. दो एडजेसेंट एंगल्स मतलब एक आर्म कॉमन, दैट्स इट. उसके बाद उनका सम 180 हो, 181 हो, 91 हो, 92 हो, वो एडजेसेंट ही रहेंगे जब तक उनकी एक बाजू आपस में मिलती है. एक रे कॉमन है, वन रे कॉमन, बस. वन रे कह लो, वन आर्म कॉमन. ठीक है. तो इसे हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल. ठीक है. तो सबसे पहले ना जो हमें सीखना है वो ये आएगा कि हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना, और इस स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, 180. एक इधर एक इधर. ठीक है, 180. अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और मैं एक तरफ से ही लगा तब 0. ठीक है. बेसिकली ये सुई की उसकी तरह ले लो ना आप, क्लॉक के हैंड्स की तरह. ये 0 डिग्री, थोड़ा सा ऐसे मूव किया, एक क्यूब एग्जैक्ट ऐसे आ गया 90, फिर यहाँ चला गया ऑब्ट्यूज, फिर जब हम इस तरफ से देखते हैं तो रिफ्लेक्स हो गया, और जब पूरा घूम कर आ गया तो हमने कहा कंप्लीट एंगल. ठीक है. अब ये हुआ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 डिग्री. मैंने क्या किया, जहां पर इसका वर्टेक्स है ना एंगल का, वहां से एक रे ड्रॉ कर दी. ठीक हो गया. अब ये जैसे इसको दिया ए बी और ये सी और यहाँ पर O1, तो एंगल AOC एंड BOC अनडाउटेडली दे आर एडजेसेंट एंगल. ठीक है. ये एडजेसेंट तब भी होते हैं अगर इनका सम 180 ना भी होता. अब इस 180 को मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड किया था, तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 180. और ये स्ट्रेट लाइन पे बना है तो उसको हम बोल देते हैं दिस इज नथिंग बट लीनियर. दो एंगल्स, पेयर का मतलब दो एंगल्स. तो स्ट्रेट लाइन पे किसी एक एंगल के, मतलब स्ट्रेट लाइन के पर 180 डिग्री वाले एंगल के दो टुकड़े कर दिए. स्ट्रेट लाइन पर 180 वाले एंगल के दो टुकड़े कर दिए, बन गया लीनियर पेयर. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एक यूज करोगे इस टॉपिक को, इस चीज को बार बार. व्हाट इज लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स हमने लिए हैं, और अगर इसी स्ट्रेट लाइन पर मोर देन टू एंगल्स ले ले तो हम पेयर नहीं बोलते, क्यों, हम कहते हैं हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं बच्चे, है ना. लीनियर पेयर बोल दो कि कोई गलत नहीं है, पहली बात तो. पर क्योंकि थोड़ा सा हम टेक्निकली इंग्लिश में भी कहते हैं कि साउंड रहे, हाउ कैन वी से पेयर एंड मोर देन टू. ठीक है. तो मैंने ये तीन एंगल्स लिए, AO B है, ये C ले लिया, ये D. तो ये तीन एंगल्स आ गए. ऐसे बहुत मल्टीपल एंगल्स बन सकते हैं, एक इस पॉइंट से कितनी सारी रेज हो सकती हैं. तो ये मैंने तीन एंगल्स लिए XYZ. ये XYZ का सम भी किसके इक्वल होगा, 180. तो इसको हम लीनियर पेयर नहीं बोलते, इसको हम क्या बोल देते हैं, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. तुम कंफर्टेबल नहीं, ठंड लग रही है तो इस या तो वो पंखा बंद कर लो, ठीक है ना, या सीट चेंज कर लो, डायरेक्ट हवा मुझे पता वहां आती है जहाँ तुम बैठी हो. पंखा बंद कर दो. हाँ. ठीक है. थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा. तो दिस वी से एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. तो ये लिखना मत, टेक्निकली थोड़ा सा ठीक होने के लिए हम कहते हैं लीनियर पेयर मत लिखो, इंस्टेड राइट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. बात वही है, 180 डिग्री वाला था. ठीक है ना, हमने तीन एंगल्स ड्रॉ कर लिए, तीनों का सम 180 डिग्री है, और इसके रीजन में लिखेंगे बिकॉज दे आर एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन. तुम्हारा जो बुक में क्वेश्चन पेपर में आया था वो यही था, एक स्ट्रेट लाइन पर तीन एंगल्स है, यहाँ x लिखा, यहाँ पर 2x+10 लिखा, और यहाँ पर लिख दिया x+20, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. चलो, तो कहते थे फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब ये क्वेश्चन है. हाँ, उसके बाद दो चीजें थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड देन फाइंड एंगल COD. उसमें BOC लिखा हुआ था, अभी बता देती हूँ. ये ऐसे था. चलो चलो इसी को कर लो, इट्स ओके. यहाँ पर x+10 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है x+10, ये x और ये x+20. उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड देन फाइंड एंगल COD. अब बताओ क्या मुश्किल है इस क्वेश्चन में. एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, लिखा हुआ है AOB इज अ लाइन.
ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है, उस पर 3 एंगल्स बन गए, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, x प्लस x+10 प्लस x+20 किसके इक्वल है, 180, क्योंकि ये क्या है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो इन तीनों को ऐड किया, x की वैल्यू आ जाएगी, करो सॉल्विंग, चलो साथ साथ, 3x प्लस 30, जहां पर समझ में आ गया वहां पे देखना बंद और फिर खुद देखो और आंसर निकालो। जहां नहीं समझ में आता या कैलकुलेशन गलत होती है, देन कंपेयर की गलती कहाँ होगी। देयरफॉर एंगल सीओडी किसके इक्वल है, अगर मैं एंगल एओसी की बात करूंगी तो आप लिखोगे x+20 अच्छा एक चीज ना मुझे और समझानी थी, क्लैरिटी ना समझ नहीं आती है, मैं लिख लूं, अब मैंने लिखा ना एंगल सीओडी इज 50, इसका मतलब क्या है कि इसका मेजर 50 है। हम एंगल को उसके मेजरमेंट से पहचानते हैं, नाम तो लिखा ही हुआ है, मैं कहती हूँ कोई भी एंगल ड्रॉ करो, एक एंगल ड्रॉ करो, तो आप कोई भी एंगल ड्रॉ करके मेरे पास आओगे, कोई राइट एंगल ड्रॉ करेगा, कोई एक्यूट, कोई ऑब्ट्यूज, कोई कहेगा मैं कंप्लीट एंगल ड्रॉ कर दिया, है ना। तो एंगल की एक यूनिक पहचान उसकी क्या होगी, उसका मेजरमेंट। तो मैंने कहा है 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, तो कोई भी कैसे भी ड्रॉ करे, एंगल 50 डिग्री का सबका सेम होगा। समझ में आ गई बात। तो मैंने लिखा है ना एंगल सीओडी इज 50, इसका मतलब इसका मेजरमेंट 50 है। ऐसे ही लाइन सेगमेंट, मैंने कहा एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके लेकर आओ, तो कोई ऐसे ड्रॉ करके लाता है, कोई ऐसे ड्रॉ करके लाता है। अगर मैं कहती हूँ 5 सेंटीमीटर वाली लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके लाओ, तो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट पता है, सब अपनी वही वही बनाएंगे, सबकी इक्वल सेम जैसी जैसी होगी। तो किसी भी ज्योमेट्री में किसी भी चीज को जब हम डिफाइन करते हैं ना, तो उसकी मेजरमेंट के साथ करते हैं। ट्राइंगल की साइड्स क्या है, ट्राइंगल में एंगल्स कौन से बने, ठीक है, वो कैसा ट्राइंगल है, उस तरह से हम उसे डिफाइन करते हैं। तो जब ये कहा जाता है सीओडी इज 50, इसका मतलब उसका मेजरमेंट 50 है, कि यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करोगे अपनी डी लेकर इसको मेजर करोगे 50 डिग्री एंगल आए। तो अगर मैं कहती हूँ फाइंड एंगल एओसी, तो आपको क्या करना है, उसका मेजरमेंट निकालना है। मेजरमेंट कैसे निकलेगा कि एओसी को उसने बताया हुआ है x+20 है, x हमने सॉल्व करके निकाला 50, तो 50 में 20 ऐड हुआ, एओसी का मेजरमेंट यहाँ पर आ गया 70। क्लियर हो गया। अब हम कहते हैं यूज कहाँ होगा, इसको हम सीख तो रहे हैं, इसको यूसेज कहाँ होती है। इनकी यूसेज बहुत सटल वे में, गेमिंग तो करते हो है ना, गेम तो खेलते हैं हम लोग, कोई ना कोई गेम कहीं ना कहीं खेली होती है, राइट। तो जब ये मूवमेंट्स होती हैं, जो पीछे इनके पीछे जो रीजन या पीछे सॉफ्टवेयर बनते हैं, वहां पर उसने क्या किया हुआ है, इस रे को 70 डिग्री पर सबसे अच्छा शूटिंग टारगेट्स करने होते हैं, है ना। आपका टारगेट मूव कर रहा होता है और आपका डन पॉइंट यहाँ होता है, होती है ना गेम वो, तो आपको उसे शूट करना है, तो आप उसमें एंगल को सेट करते हो कि कहाँ लगाए, राइट। ऑब्वियसली मल्टीपल फैक्टर्स है, मैं ये नहीं कहूंगी सिंगल फैक्टर है, क्योंकि वो मूव भी कर रहा है, तो बाय द टाइम आप यहाँ पे टारगेट शूट करते हो वो यहाँ पहुंच जाता है, तो आप स्लाइटली यहाँ लेके जाते हो, पर वो किस एंगल पर होगा, वो यहाँ, ठीक है ना, तो किस एंगल पे हम प्लेस करेंगे वो इस मेजरमेंट के साथ होता है। तो ये शूटिंग वाले जो चैंपियंस होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ये चीजें सिखाई जाती है कि अप्रोक्सीमेटली एंगल ऐसे होगा, इतना शूट करना है। आई हैड वन अवार्ड, मेरे पास 2 साल पहले एक बच्चा था, वो शूटिंग चैंपियन थी, तो मैंने पूछा था, मैंने कहा तुम्हें सिखाते हैं, क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत तो बताते हैं कि ये एंगल ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, वो अप्रोक्सीमेशन में होता है, राइट। या फिर सबसे अच्छी चीज देखी है तो बिलियर्ड्स की गेम होती है, दे शूट अ टारगेट और वो देखते हैं कि इस एंगल से ऐसे मूव करके जाएगा, राइट, और इस तरह से करेगा, तो इट इज ऑल बिहाइंड दैट होल क्राइटेरिया इज योर एंगल जोन। समझ में आ गई बात, ठीक है ना, क्योंकि हम मैथ्स को कहते हैं, हर बार मैं ये सुनता हूँ मैम प्रैक्टिकली कहाँ यूज होगा, प्रैक्टिकली कहीं यूज नहीं होगा, लेकिन ये मैथ्स आपके ब्रेन के ऐसे केमिकल्स या ऐसे वो लॉजिकल पोर्शंस को एक्टिवेट करता है कि आप रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हो, आप खुद भी रियलाइज नहीं करते, ठीक है। टर्न लेते हो, एक्टिवा चलाते हो, टर्न लेते हो, किस तरह से लेते हैं, इसलिए कि बिल्कुल साथ में चिपक कर, बहुत स्पीड भी नहीं लेते। तो ये सब चीजें मैथ्स के थ्रू ही होती हैं, राइट, ये मैथ्स का ही एक पोर्शन है। कितना क्लियर हो गया, चलो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन हमने ले ली। अब बात करते हैं व्हेन वी हैव टू लाइंस इन अ प्लेन, ठीक है। प्लेन क्या होता है, हमारा वर्केबल एरिया, जैसे मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है, इसको मैं प्लेन मान लूंगी,
कोई लोग आते हैं वो वॉल पेंटिंग करते हैं तो वो उस वॉल को फिर प्लेन मान लेते हैं और उसके पोर्शन डिवाइड कर देते हैं कि इतना मैं करूंगा, इतना वो, या इसमें ये ड्रॉ होगा। राइट, जब मैं लिख रही हूँ तो मुझे पता मैंने क्या लिखना है, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ एंड आई फिनिश इट हियर। राइट, तो मेरा वर्केबल एरिया पूरा ये हो गया, उसे हम प्लेन कहते हैं ज्योमेट्री। अब टू लाइंस इन अ प्लेन, दे इंटरसेक्ट ईच अदर। two lines, two straight lines in a plane, they intersect each other. AB and CD intersect at point O. इनको हमने बोला intersecting lines, ठीक है ना। ये होती है intersecting lines, और इस intersecting lines को के साथ चार एंगल्स बनते हैं। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है चार एंगल्स बनते हैं। हम चारों के नाम लिखेंगे, AOC, COB, BOD एंड AO। ये चार एंगल्स हो गए। AOC लिखा, फिर साथ सर्कल में BOC, देन BOD एंड देन AOC। ये चार एंगल्स बने। अब इस चीज को समझना थोड़ा जरूरी भी है, ठीक है। आई वुड वांट, एक बार यहाँ पर देख लो। देखो, अगर हम AB को ही देखते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब अगर मैं इस COC वाले पोर्शन को भूल जाऊं, लाइन के OD से स्टार्ट कर दूं, तो ये लीनियर पेयर बन जाएगा। समझना ही चीज है। यहाँ से ये दो एंगल स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ हुए हैं, लीनियर पेयर बन गए, जिसे मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ कि मान लो मैंने इसको ही इरेज कर दिया, ये मैंने इसको नहीं देखा, अपने सिस्टम में से इसको छुपा लिया, इतने पोर्शन को, तो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन बन गई। उसके ऊपर रे ड्रॉ किया है, तो इन दो एंगल्स का, कौन से वाले, AOD और BOD, आपस में क्या रिलेशन हो गया, लीनियर पेयर का, ठीक है। और चारों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो एंगल है कौन सा, BOD, और इसके ऑपोजिट में है AOC, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में एक तो स्ट्रेट एंगल लाइन तो बनी रही है, साथ में हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस में स्ट्रेट लाइन पे एंगल तो बन रहा है, साथ में अलग से दो एंगल्स बन रहे हैं जिनको हम लिखते हैं एंगल AOC और एंगल BOD। पूरी एक लाइन इस तरह से और पूरी एक लाइन इस तरह से आपस में करेगी इंटरसेक्ट, एक ये एंगल और ये एंगल, मतलब एक लाइन का एक पोर्शन इंटरसेक्शन पॉइंट वाला, फिर दूसरा उसी लाइन का ये पोर्शन इंटरसेक्शन के बाद वाला, और दूसरी लाइन का भी दूसरा पोर्शन इंटरसेक्शन के बाद वाला, तब हम कहेंगे बन गया है लीनियर पेयर। AOC इज इक्वल टू BOD, सॉरी नॉट लीनियर पेयर, एंड BOC इज इक्वल टू AOD। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अश्मित समझ में आया बिल्कुल अब, ठीक है। द टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। The two angles are called vertically opposite angles, ठीक है। और अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो यही है, थ्योरम ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स प्रूव करनी है। अच्छा, हर एक थ्योरम की ना एक स्टेटमेंट होती है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, लिखो। आपको ना गिनी चुनी चार पांच थ्योरम्स ही हैं, और ये मेन थ्योरम है एक 6.1, इसकी सारी थ्योरम्स वगैरह सब उड़ा दी, सब डिलीट कर दिया, ठीक है। पिछली बार तो एक्सरसाइज थी, इस बार एक्सरसाइज भी उड़ा दी, ऐश करो कहते, बिल्कुल नहीं आएगी। तो बिकॉज लास्ट ईयर ना कुछ स्कूल्स ने उसे डिलीट किया था, कुछ स्कूल से डिलीट नहीं किया, तो CBSE ने रिवाइज सिलेबस में उस एक्सरसाइज को खत्म कर दिया, सारे शक दूर कर दिया कि वो नहीं है सिलेबस। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इसकी स्टेटमेंट ना बहुत कम है कि आई है, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बने वो इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। ज्योमेट्री में सबसे जरूरी होता है उसकी फिगर। आज मैं ये फिगर ड्रॉ नहीं करती, मैं ऐसे ही समझाना शुरू कर देती हूँ, एंगल AOB, एंगल AOC,
कुछ समझ में आएगा? तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो पेपर में, चाहे फिगर क्वेश्चन पेपर में बनी हो, हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ टीचर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रिटन? कौन सा एंगल एओसी वो क्यों देखे? आप नहीं देख सकते बुक में, और यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ उस प्रूफ को कोरिलेट आपको मुश्किल हो रहा है, टीचर को भी उतनी मुश्किल होती है। तो एक बात पल्ले बांध लेना, मार्क्स अगर स्कोर करने हैं बोर्ड्स में, अपने पेपर को कन्वीनियंट बनाओ टीचर के लिए, उसको आसानी दो चेक करने में, ठीक है? सो चाहे ज्योमेट्री में फिगर बनी हो, रिक्वायर्ड हो चाहे नहीं हो, कि उसके बिना काम करता हो, प्लीज अपनी ज्योमेट्री के जिनकर 4-5 क्वेश्चन होंगे उसकी फिगर को ड्रॉ करना ही है अच्छे से। एंड कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि आपको स्केल यूज करना है, पेंसिल यूज करनी है, नीटली ड्रॉ करनी है फिगर, ठीक है? टेढ़ी बड़ी लाइंस नहीं होती, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे करके कुछ भी कर दिया, राइट? आई विल प्रॉपरली शो। वो सिर्फ इतना होता है कि राइट एंगल का हुआ है तो मैं ये नहीं करूंगी कि राइट एंगल, ये मान लो ये राइट एंगल है, मैं थोड़ा सा उसे नीटली ऐसे ड्रॉ करूंगी कि राइट एंगल। वो स्केल के बिना अगर हम कर सकते हैं, दो पीपल आर गुड इन राइटिंग ड्राइंग, तो अगर स्केल के बिना कर सकते हैं तो बिल्कुल करो, ठीक है? वो कन्वीनियंस अपने पास ले लो। तो मैंने इन 4 एंगल्स को नाम दे दिया, एंगल 1, 2, 3 एंड 4। जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना है, मोर देन 2 मार्क्स है, हमेशा उसमें हम लिखते हैं गिवन, टू प्रूव और फिर प्रूव। गिवन ना सिर्फ एक काम चलाऊ चीज होती है, गिवन और टू प्रूव। ये सिर्फ इसलिए होता है कि हमने क्वेश्चन में जो जो चीजें हमने यूज करनी है वो अपने पेपर में लिख लिया, कि किस किस चीजों को मैं यूज करूंगा, ये मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो गिवन में दिया हुआ है मुझे एओबी एंड सीओडी आर 2 लाइन्स, बस। कुछ समझ नहीं आता ना, एज इट इज क्वेश्चन पेपर पर सिर्फ फॉर्मेलिटी है। समझने की बात यह है कि मुझे पता है एओबी स्ट्रेट लाइन है और सीओडी स्ट्रेट लाइन है। टू प्रूफ मुझे पता है, अब देखना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू 4, ये 1 और 3 आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो नेक्स्ट थिंग ज्योमेट्री में बहुत जरूरी है विजुअलाइज करना, ये एंगल 2 और एंगल 4। नाउ व्हेन आई से एंगल 2 एंड एंगल 4, तो आपको दिखे कि ये बीओसी और एंगल एओडी, फिर मुझे दिखे एंगल ये एओसी, और फिर साथ ही क्लैरिटी हो जाए बीओडी, वर्टिकली है, ऑपोजिट है, राइट? पहली चीज। फिर दो एंगल्स को इक्वल करने का मतलब क्या है? एंगल 1 एंगल 3, क्या मतलब है इसको इक्वल करने का? इसका मतलब इनके मेजरमेंट सेम है। समझ में आया? चाहे ये अलग अलग जगह से बने हुए हैं, इनके अलग अलग नाम है, बीओडी यहाँ है, एओसी यहाँ है, दो एंगल्स को, दो लाइन सेगमेंट्स को इक्वल करने का मतलब क्या है कि जो मर्जी कहो उनकी मेजरमेंट सेम है। सो व्हेन आई से प्रूव दैट एंगल्स आर इक्वल, दैट मींस उनकी डिग्री मेजर सेम है। और वो डिग्री मेजर क्या है? 10, 20, 30, 35, 40, मुझे नहीं पता, वो कोई भी हो, वो हमेशा आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। कि कल मैं दो लाइन देती हूँ, इंटरसेक्ट करूंगी, वो जैसे मर्जी इंटरसेक्ट करे, जिस मर्जी डिग्री पर इंटरसेक्ट करे, जो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे वो हमेशा ऑपोजिट में इक्वल होंगे, ठीक है? दिस इज व्हाट इज मैन। देख लिया हमने इतना। अब आते हैं प्रूफ पर। बहुत सिंपल सा प्रूफ है ना? अब हमेशा ना, एंड एज आई एक्सप्लेन टू एवरीवन, ज्योमेट्री में ना एक चीज याद रखना, जो पढ़ा है वही आएगा, उसके बाद कोई थ्योरम नहीं आएगा, ठीक है? तो तुम्हें अगर लाइंस और एंगल्स का क्वेश्चन दिख रहा है, तुम याद करो लाइंस और एंगल्स में पढ़ क्या रहे हो? लीनियर पेयर, 90 डिग्री ऑब्ट्यूज, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सब लीनियर पेयर पढ़ा, वर्टिकली ऑपोजिट पढ़ा, तो कहीं ना कहीं वही यूज करना है। फिर मैंने कह दिया स्ट्रेट लाइन, टू लाइन, लाइन में वो लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन है, मतलब 180 डिग्री एंगल बना, स्ट्रेट लाइन की बात कर रही हूँ और एंगल्स के बारे में पूछ रही हूँ, तो कौन सा रिलेशन आ गया कि उनमें एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो होता है 180 डिग्री। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब मैं लूंगी सिंस एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, गिवन है ना, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो मैंने कहा वो एओबी है, तो एओबी स्ट्रेट लाइन है। तो एओबी पर आप देख लो एंगल कौन से हैं, मैं 2 और 3 ले रही हूँ। समझ में आ गया? एओबी स्ट्रेट लाइन, 2 और 3 एंगल लिए। अब अगर ये विजुलाइज हो गया है, तब तो मैं आगे बढ़ूंगी, इज इक्वल टू 180 डिग्री और लिख दूंगी रीजन क्या है मेरा? लीनियर पेयर। मैंने बता दिया मैंने किस चीज को यूज किया और कहा 180 डिग्री है, क्यों कहा। समझ में आ गया इतना? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। अब ऐसे तो सीओडी भी स्ट्रेट लाइन है, ऑल्सो
COD इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। अब देखो COD स्ट्रेट लाइन है, जौन सा मर्जी एंगल ले लो, COD पे दो एंगल्स है देखो बन रहे हैं, एक तो 1 और 2 और 3 और 4, कोई भी दो ले लो। मैंने 1 और 2 ले लिए, क्यों? ऐसे ही, जस्ट ऊपर बना हुआ है ना, ऐसे। अदरवाइज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये नहीं लेंगे मैम, वो ले सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। सेम रीजन, लीनियर पेयर। इसको 1 लिया, इसको 2, फ्रॉम 1 एंड 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2, कह सकते हैं। अब ये यूक्लिडी कहता है, मैंने कैसे कह दिया कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड से, कि दोनों का सम 180 के इक्वल है। जैसे मैं कहती हूँ एंगल 2 और एंगल 3 ऐड होकर कहते हैं आई एम इक्वल टू 180, ठीक है। ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 2 ने कहा वी आर ऑल्सो इक्वल टू 180, सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू ईच अदर, राइट। तो अब ये एंगल 2 एंगल 3 एक साइड पर, एंगल 1 एंगल 2 एक साइड पर, एंगल 2 और एंगल 2 कैंसिल हो गए, मतलब ये सेम नंबर है। एंगल्स के कैंसिल होने का मतलब है इनका नंबर सेम है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। अब अपने क्वेश्चन में आ जाओ, एंगल 3 और एंगल 1 आपस में क्या थे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हमने थ्योरम को प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अब एक चीज प्रूव कर दी, हर एक चीज नहीं प्रूव करनी होती, हम कहेंगे सिमिलरली, कि एक सेट प्रूव कर लिया, ऐसे ही अपना दिमाग लगाकर 2 और 4 को भी इक्वल प्रूव कर सकते हो, हेंस प्रूव। बस इतनी सी थ्योरम है, 2 नंबर में आ सकती है। यूज क्या किया? सिर्फ लीनियर पेयर और कुछ नहीं। दो लाइंस दी थी, एक लाइन का लीनियर पेयर, दूसरी लाइन दी थी, दूसरी लाइन का लीनियर पेयर, आपस में इक्वल कर दिया, काम खत्म। मैंने ज्योमेट्री हमेशा एक स्टोरी फॉर्म में याद की हुई है, कि वो वहां से आता है कि वो हमने रिलेशन लिया, रीजन लिया, उसका लॉजिक वो है, वहां से आया। लाइक वी स्टार्ट अ स्टोरी, वी स्टार्ट फ्रॉम अ नरेशन, तो बीच में आता है कि नहीं नहीं दिस वाज द रीजन, तो ना कुछ लॉजिक्स बाद में क्लियर होते हैं। तो आई हैव ऑलवेज रिमेंबर्ड ज्योमेट्री को याद किया एक स्टोरी की तरह, कि ये वो भी स्ट्रेट लाइन है, ऐसे ही COD, क्योंकि यही गिवन था। और उसके बाद इन दोनों को हमने इक्वेट किया बिकॉज 180 था, एंड देन वी से 3 इक्वल टू 1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इतना क्लियर हो गया? तो ये थ्योरम 1 है हमारे पास। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल 1 पे। बस चलो, अब इतना ही काम करेंगे आज, एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 1 तो हो ही जाएगा। इन फिगर 6.9, चाहे फिगर दी हुई है, PQ एंड RS आर इंटरसेक्ट ईच अदर। PQ and RS intersect each other at point O। तो पहले फिगर ड्रॉ करो, इतना ही करवाऊंगी, चिंता मत कर, इतनी उबासियां लेती है ना आके। लोग आई फाइंड सो, इतना क्यूट में नहीं जाती है। तो वी हैव PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, और उसने दिया हुआ है फर्दर। तो मैं गिवन पता क्या लिखूंगी? अब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नॉट बॉदर्ड, क्योंकि मैंने कहा ना गिवन में हम वो लिखते हैं जो हम चीज यूज करने वाले हैं। POR रेशियो ROQ इज इक्वल टू 5:7। इनकी रेशियो है आपस में 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल एंगल्स मतलब उनके मेजरमेंट्स निकालो, कितने कितने हैं, ठीक है ना। टू फाइंड, हमें सॉल्व करना है ऑल एंगल्स। तो आप इसमें 1 2 3 4 भी कर सकते हो, नेम भी कर सकते हो, एंगल POR ROQ, देन यू हैव POR ROQ, देन यू हैव SOQ और POS। चारों एंगल्स निकालने हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। अच्छा, जब भी ना, अब हम देखें गिवन में मुझे दिया क्या है, किससे सॉल्व करूं, कैसे रखूं, क्या दिया क्या हुआ है ना। अगर मैं कहती हूँ लिखो, तो सबसे पहले इफ यू एंटर अ क्लास एंड यू आर जस्ट लाइक स्टैंडिंग देयर, कभी भी किसी जगह पे एंटर करते हो, किसी पार्टी में एंटर करते हो, एंड द मोमेंट यू एंटर आई से राइट, तो आपको होगा ना कहाँ कहाँ लिखे। तो अगर आपको सॉल्व करने को कहा है, तो आप क्या कहोगे कि मुझे दिया क्या हुआ है, राइट। तो रेशियो दी हुई है दो नंबर्स की, दो चीजों की रेशियो दी हुई है, एक POR है और एक ROQ है। इनकी रेशियो है 5:7। तो जब भी दो नंबर्स की रेशियो दी जाती है,
तो हम क्या करते हैं, क्या सिखाया गया कि दो नंबर्स की रेशियो दी है, तो हम करते हैं लेट एंगल पीओआर इक्वल टू 5x, लेट एंगल आर ओ क्यू। तो जब भी नंबर्स की रेशियो दी जाती है ना, हम उसे 5x 7x जो भी रेशियो है उसके अकॉर्डिंगली सपोज कर लेते हैं। समझ में आ गया? अब ये पीओआर को हमने अपनी फिगर में देखा, ये वाला, इसको मैंने लिख दिया चल तू तो 5x, ठीक है, ये 5x के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, 7x। अब पीओआर आर ओ क्यू को देखो, क्या कुछ समझ में आता है इसमें, पीओ आर आर ओ क्यू, क्यों होगा 180 डिग्री? अब समझ में आया? और ऐसे इस चीज को बार बार रोटेट करो पेंसिल को कि ये पीओ आर और ये आर, इसको हाईलाइट करो। देन यू विल सी कि ओपीओ क्यू तो स्ट्रेट लाइन दी हुई थी, उसके ऊपर एक रे स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब नाउ वी नो एंगल पीओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और मैंने कह दिया लीनियर पेयर। समझ में आ गई बात? ये इन दोनों एंगल्स का आपस में रिश्ता देखा क्या है, या तो वर्टिकली ऑपोजिट होंगे या लीनियर पेयर बनेगा, क्योंकि दो तरह के एंगल्स भी हमने पढ़े हैं, या सप्लीमेंट्री या कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दिया होना चाहिए, वो हमें कुछ नहीं गिवन है। तो पीओ आर और आर ओ क्यू 180 डिग्री हो गया। पीओ आर किसके इक्वल है, 5x, आर ओ किसके इक्वल है, 7x, सम क्या हो गया 180, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो x की वैल्यू को निकालने को कहा था, बिल्कुल नहीं, उसने कहा था फाइंड एंगल पीओ आर। तो जब भी आपके पास x की वैल्यू निकले ना, तो क्वेश्चन में क्रॉस चेक करो, क्या मुझे यही निकालने को कहा था? बिल्कुल नहीं कहा था, उसने कहा था फाइंड ऑल द एंगल्स। तो आई विल फाइंड एंगल पीओ आर, एंगल आर ओ क्यू, 75 105। पीओ आर आ गया 75 डिग्री, आर ओ क्यू आ गया 105 डिग्री। अब मुझे बताओ एसओ क्यू क्या होगा? ये वाला एंगल बिल्कुल इसके ऑपोजिट बैठा हुआ है, इज इक्वल टू एंगल पीओ आर, हम लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये इक्वल हो जाएगा 75 डिग्री के। ऐसे ही एंगल पीओएस इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, किसके इक्वल हो जाएगा 105, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बिल्कुल मत लिखना वीओए, पूरा लिखना, एब्रिविएशन मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है, ये मैंने अभी लिख दिया, और आई हेट राइटिंग लाइक दिस। मैं हमेशा मार्क्स काटती हूँ बिकॉज एवरी वन इन द पेपर विल राइट वीओए, तो मैं कभी भी क्लास में वीओए नहीं लिखती, क्योंकि मैं लिखूंगी ना तुम लिबर्टी ले लेते हो सब बच्चे, मैम ने लिखा है हम भी लिखेंगे, बिल्कुल मत लिखना। वर्टिकली ऑपोजिट को ओ डबल पी करके लिख सकते हो, वो भी रिकमेंडेड, मैथ्स में हम कर लेते हैं, इंग्लिश में तो वो भी अलाउड नहीं होता, दैट यू राइट शॉर्ट फॉर्म, राइट। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और यहाँ पे लिख देंगे सारे एंगल्स हमने निकाल लिए, हेंस वी सॉल्व। क्लियर हो गया इतना? अब ना अपनी है टाइम, चलो कोई बात नहीं, इतना ही आज, ठीक है।